दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी भारत रत्न शिक्षालय के इस प्रोग्राम में स्वागत। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम टारगेट यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। इस वीडियो में पीवाईक्यू के पॉलिटी क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे उनका एनालिसिस किया जाएगा। यह इस सीरीज़ का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हम इस सीरीज़ के कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले पुराने वीडियो देखें ताकि आप इन क्वेश्चन के साथ अच्छे से रिलेट कर सकें और आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने की अच्छी स्थिति में भी होंगे। साथ ही आपका यदि आपने पहले पढ़ चुके हैं तो आपका जल्दी से एक बार वापस से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का प्रावधान और भाग आपस में सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि हर साल इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। यदि आपने एक बार इस डायग्राम को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपके एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हर साल सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है द यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8। दूसरा ऑप्शन है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10। तीसरा है ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11 और ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। यदि आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल पार्ट 8 में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 10 जो है उसमें आर्टिकल 244A में द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बताया है। पार्ट 11 में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पार्ट 11 में ट्रिब्यूनल्स के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पार्ट 11 में यहाँ पे सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। वही पार्ट यदि 16 की बात की जाए तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बिल्कुल सही। तो ट्राइब्यूनल्स का किस पार्ट में बताया गया है, वो बताया गया है 14A में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्राइब्यूनल्स यहाँ पे पार्ट 10 में नहीं है, ये किस में है, 14A में है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दिए हैं और लिस्ट 2 में कमीशंस दिए गए हैं। आपको ये इससे मैच करना है। जैसे आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, 280 और 338। यहाँ पे कमीशन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, एक है फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन। यदि आपने पीवाईक्यू की ये सीरीज़ को अच्छे से देखा हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम वापस से इन टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज करते हैं ताकि इससे संभावित जो भी प्रश्न आप उसके करने के दायरे में हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ एससीज। तो नेशनल कमीशन ऑफ एससीज एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। अब इसका इतिहास, इसमें विशेष पदाधिकारी कौन है, तो विशेष पदाधिकारी देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में संविधान में 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। ठीक है, विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त के रूप में, क्या नाम था इसका पहले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयुक्त कहा जाता था। लेकिन जब 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 लाया गया तो उसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। और क्या किया गया, पहले ये आयुक्त एक ही सदस्य था, तो इस एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर उन्होंने एक बहुसदस्यीय आयोग को स्थापित किया। ठीक है, जो SC ST दोनों के लिए था। लेकिन आगे जाके 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के माध्यम से 338 में पुनः संशोधन किया गया। साथ ही SC और ST के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से 2 अलग अलग आयोग के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से SC ST के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग बना, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से SC और ST के लिए 2 पृथक आयोग बनाए गए, तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और 338A के तहत बना ST आयोग। ठीक है, यदि SC आयोग की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य शामिल होते हैं। तो 1+1+3 इसका संरचना होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो इनकी नियुक्ति करते हैं, जैसा कि उनके हस्ताक्षर और मोहर के वारंट के माध्यम से करते हैं। आपको ये बताना है कमेंट करके कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति अपने हस्ताक्षर और मोहर के माध्यम से करते हैं। ठीक है,
आगे लिखा है उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो इसमें पूरा रोल राष्ट्रपति का है। अब इसके कार्य क्या क्या है? यदि इनके कार्यों की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक तथा अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करते हैं। साथ ही उनके कामकाज का मूल्यांकन भी करते हैं। एससी के अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच भी करते हैं। ये एससी के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सलाह देते हैं तथा उनकी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं कि केंद्र और राज्य किस प्रकार काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से समय समय पर जब वह समझे उन सुरक्षा उपायों की कामकाज की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं। आगे एससी के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों के साथ साथ अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों की सिफारिश भी करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 2018 तक आयोग को ओबीसी के संबंध में भी कार्य करना था। आपको ध्यान रखना होगा, अभी नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी बन चुका है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले ओबीसी के संरक्षण का कौन करता था? तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ये करता था। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक ओबीसी आयोग बना दिया गया। अब इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो आयोग को अपनी संचालन प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है, पहला। दूसरा, किसी भी मामले की जांच करते समय, उसकी शिकायत की जांच करते समय यह एक प्रकार से सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करती है। ठीक है, ये भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है। ठीक है, अपने पास बुला सकती है, शपथ पर उसकी परीक्षा करवा सकती है। ठीक है, अगला, दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसकी मांग कर सकती है। ठीक है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकती है, किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रति की अपेक्षा कर सकती है, या केंद्र और राज्य सरकारों को एससी को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। अब दूसरा देखते हैं हम वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ संभव राजस्व संसाधनों का आवंटन करना है। ठीक है, राजस्व संसाधन का आवंटन करना। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसे केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1951 में किया गया था। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है आपको। एक है आपको अनुच्छेद 280, दूसरा है नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, और गठन हुआ 1951 में। अब और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भारतीय संविधान के लागू होने के 2 वर्ष बाद और उसके प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति को वित्त आयोग गठित करना होता है। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। कौन कौन से मामले? पहला करेगा वो संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण करना, जिसे उनके बीच विभाजित किया जाना है। ऐसी आय के संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटन करना। दूसरा, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत। तीसरा, सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। चौथा, आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन में ऐसी शक्तियाँ रखेगा जो संसद द्वारा उसे कानून के रूप में दी गई। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, अपनी प्रक्रिया वो निर्धारित करेगा और उसकी शक्तियाँ कौन देगा? उसे संसद से प्राप्त होगी। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वे 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है। आगे देखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 क्या कहता है। ये कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिश से संबंधित है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश और उसके व्याख्यात्मक ज्ञापन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा है? ये आर्टिकल 281 में लिखा गया है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में ये प्रिंट हो गया गलत से। आगे लिखा गया है भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन करता है। इसकी संरचना क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। सबसे पहले देखते हैं अध्यक्ष के बारे में। तो आयोग का प्रमुख और गतिविधियों की अध्यक्षता करता है। इसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। तो यदि पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्या योग्यता है, तो उसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। फिर इसमें अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं।
ये सदस्य संसद जो होती है वो कानूनी रूप से आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके निर्धारित करती है। ध्यान रहे, जो नेशनल कमीशन ऑफ एससी पढ़ा आपने अभी, उसमें जो भी शर्तें हैं, जो योग्यता है, वो सबको निर्धारित कर रहा है, वो सब निर्धारित कर रहा है आपका राष्ट्रपति। लेकिन जब वित्त आयोग की बारी आएगी तो सदस्यों की योग्यता कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता है। चारों सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो किसके रूप में? उच्च न्यायालय। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें हाई कोर्ट की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हाई कोर्ट की बात की गई है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की गई है। ठीक है, या वित्त में जानकार होना चाहिए, या वित्तीय मामलों में अनुभवी होना चाहिए, और प्रशासन में होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान भी रखना चाहिए। सभी नियुक्तियाँ देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सदस्यों की योग्यता के आधार: यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया या घृणित कार्य में संलिप्त पाया गया तो हितों में टकराव हो तो वो नहीं हो सकेगा। वित्त आयोग के सदस्य का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और कुछ मामलों में सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुसार अंशकालिक सेवा देंगे। सदस्यों का वेतन संविधान द्वारा प्रावधान के अनुसार होगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा गया है, इसके कार्यों के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है क्या क्या? शुद्ध कर का आय वितरण केंद्र और राज्यों के बीच उनके तरीकों का आवंटन, समेकित निधि में से केंद्र को दिया जाने वाले अंशदान का सिद्धांत, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य की पंचायत नगर पालिका के संसाधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राष्ट्रपति द्वारा कोई अन्य मामले यदि दिया जाता है तो वो। आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र राज्यों के बीच विभाज्य करों के बंटवारे का आधार और अनुदान सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति यदि कोई मामला दे तो वो भी वो करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार फाइनेंस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती है। यह गवाहों को बुला सकता है, किसी भी कार्यालय न्यायालय से सार्वजनिक दस्तावेज की मांग कर सकता है। तो नेशनल कमीशन ऑफ एससी के समान इससे भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है। वित्त आयोग की सलाहकारी भूमिका, यानी ये केवल सलाहकारी प्रकृति की ही है, ये बाध्यकारी नहीं होती, इसकी सलाह जो होती है वो। ठीक है, संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। प्राप्तकर्ता राज्यों के पक्ष में आयोग द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली अनुशंसित धनराशि प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा। अब आगे लिखा गया है किसके बारे में? तो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत का निर्वाचन आयोग भी एक स्वायत्त सांविधानिक प्राधिकरण है। भारत में संघ और राज्य निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रशासन की जिम्मेदारी लेता है। यदि पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन का प्रबंधन करता है। यदि बात की जाए राज्यों में पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचन से, तो इससे कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अब यदि संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। इन मामलों में आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग में निहित शक्ति की बात करता है। 325 जो है वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 जो है वो आपका वयस्क मताधिकार की बात करता है। ठीक है, 327 जो है वो विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति की बात करता है कि विधायिका के चुनाव के संदर्भ में यदि कुछ भी प्रावधान करना है तो वो शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 328 जो है वो किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान की शक्ति करता है। यदि राज्य से संबंधित तो विधानमंडल की कुछ कर सकती है। 329 जो है वो निर्वाचन के मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो यदि पूछा जाए कि किस आर्टिकल में न्यायालय को निर्वाचन के मामलों से हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, तो वह अनुच्छेद 329 में है। अब यदि बात की जाए इलेक्शन कमीशन की संरचना क्या होगी,
तो मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अधिनियम 1990 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर चुना जाता है शामिल होते हैं। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। ठीक है, तो 1+2 है। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता दी जाती है। इन आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल क्या है? तो राष्ट्रपति सीईसी और अन्य ईसी अधिनियम 2023 के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 साल का निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, मतलब 6 वर्ष या 65 ईयर की इनकी एज हो गई हो। ठीक है, इनका वेतन और शर्तें जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप इनके बराबर हो जाएंगे। निष्कासन क्या है? वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वही हाई कोर्ट के लिए भी है, वही सीएजी के लिए भी है और वही आपके अभी अपन ने पढ़ा कि इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है। ठीक है, लेकिन इनकी सीमाएं क्या हैं? सीमाएं ये हैं कि चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता मतलब निर्धारित नहीं की गई है कानूनी रूप से। दूसरा, चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी नियुक्ति से वंचित भी नहीं किया गया है। जो इस प्रकार यदि कोई गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है और उसके फेवर में यदि कोई इलेक्शन कमिश्नर काम करता है और आगे जाकर उसको किसी प्रकार की नियुक्ति का लालच दिया जाता है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि साठगांठ चलती रहती है। अब यदि आंसर की बात की जाए तो 324 में अभी हमने पढ़ा कौन है? निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पे एक आ जाएगा 4। 315 में कौन है? तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसका आ जाएगा 3। अनुच्छेद 280 में कौन है? 280 में आपका वित्त आयोग, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 338 में कौन है? तो अनुसूचित जाति आयोग है, तो 4, 3, 2, 1 इसका सही जवाब होगा, जो कि है आपका ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। इसमें लिखा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें आरंभिक से अंतिम गतिविधि में कालक्रम के रूप में सजोएं। इसमें सबसे पहले लिखा है प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर लिखा है भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि और संविधान सभा की पहली बैठक। तो यदि बात की जाए प्रारूप समिति की नियुक्ति की, तो ये नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यदि आप इसके मेंबरों के बारे में जानना चाहें तो इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, फिर आपके BL मित्रा थे, N गोपाल स्वामी अयंकर थे और DP खेतान वगैरह जो थे इसमें शामिल थे। वहीं यदि संविधान की पहली बैठक की बात की जाए तो ये आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यदि संविधान को अपनाने और अधिनियमित की बात है तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। वहीं यदि संविधान को लागू करने की बात है तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आपका क्या क्रम बनेगा? सबसे पहले आएगा ऑप्शन 4, ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन 1, फिर आएगा ऑप्शन 2 और फिर आएगा ऑप्शन 3। तो 4, 1, 2 और 3, तो आपका सही जवाब होगा D। ठीक है, अब यदि बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए संसद को सिफारिश कर सकता है, वह शर्तें हैं वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस राज्य के संबंधित विधानमंडल से उस विषय पर विचार मांगे। और दूसरा बिंदु लिखा है कि राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। फिर यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं A और R दोनों सत्य हैं, R सही है, इसकी सही व्याख्या करता है। A और R दोनों सत्य है लेकिन R सही नहीं है, एक ही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, C लिखा है A सत्य है, R असत्य है। D लिखा है A असत्य है लेकिन R सत्य है। अब यदि इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं तो उसमें क्या लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए संसद को सिफारिश करने की शक्ति है। तो ये कथन अब सही हो गया पहला वाला। उसके बाद लिखा है हालांकि ऐसी सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस विषय पर उस राज्य के संबंधित विधानमंडल के विचार की आवश्यकता होती है।
जबकि राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के मांगते हैं, लेकिन उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, वो उसके लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के पास राज्य की सीमा में परिवर्तन के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक है। ठीक है, इसीलिए आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है, उसके चुनाव के संदर्भ में है, कौन सा कथन सही है? ऐसी घोषणा से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा कार्य वैध माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द एक्ट डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, दूसरा नंबर पे लिखा है ऐसी घोषणा के दिन उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध नहीं माने जाते। ठीक है, नीचे कोड है एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। अब जो आर्टिकल 71 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? वो है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उनसे संबंधित कभी कोई संदेह या विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, उसी का निर्णय अंतिम होगा। फिर आगे, यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि को या उससे पहले किए गए कार्य को अमान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला कथन क्या है? वैध है। तो बिल्कुल सही बात है, वैध रहेंगे। आगे लिखा है इस संविधान के प्रावधान के अधीन संसद द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। कौन? संसद। ठीक है, आगे लिखा है किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य में किसी भी कारण से किसी भी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब यदि राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है और मान के चलो कि गुजरात है स्टेट, और गुजरात स्टेट में जो विधानसभा है वो भंग हुई है, मतलब वो रूल में नहीं है, तो इस आधार पे कि गुजरात के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कर ही नहीं पाएंगे, तो इस आधार पर इसको, मतलब इस आधार पर इस चुनाव को इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो चुनाव वैलिड रहेगा। अब क्या इसी घोषणा के दिन यदि कोई घोषणा होती है और उस दिन उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य वैध नहीं माने जाते, तो ये कथन भी अपने आप में सही है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा गया है साफ, कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि को या उससे पहले उसके द्वारा अमान्य नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे फिर माफ़ कीजिएगा, ये कथन यदि उस दिन की बात की जा रही है तो उस दिन भी वो कार्य वैलिड माने जाएंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे उस दिन और लिखा है उससे पहले, मतलब दोनों दिन। आज यदि कुछ जजमेंट आने वाला है तो आज का दिन प्लस आज से पहले के सारे कार्य, पहले के वो दोनों ही कार्य जो होंगे आपके वो वैध माने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर इन लोकसभा। तो इसका सही जवाब होगा मीरा कुमार, जो 2009 में लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। अगला, अब इस क्वेश्चन को भी आप हर साल देखेंगे, इसका क्वेश्चन इतना रिपीटिशन है, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे कि हर पीडीएफ में आपको ये डायग्राम मिलेगा। अब इसमें लिखा है थर्ड शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्या ओथ से रिलेटेड है? ठीक है, तो बिल्कुल ये कथन सही है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, इसका पैटर्न भी यही पूछता है हर साल कि निम्नलिखित में से कौन सा नोट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो आप इसको यदि 12 शेड्यूल है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका पार्ट जो पूछता है वहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा है 8th शेड्यूल, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, तीसरा है 9th शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये कथन कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है क्वेश्चन, और इसका सही जवाब होगा 4th शेड्यूल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ये गलत हो जाएगा। और 10th शेड्यूल जो है वो डिफेक्शन लॉ, बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप एक बार वापस से इस डायग्राम को अच्छे से रीड करिएगा, इससे आपके और क्वेश्चन संभावित जो होंगे वो सही होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड ऑफ।
तो यहाँ पे आएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए लागू होने की तिथि से 15 वर्षों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 15 ईयर्स, 15 वर्षों के लिए अनुमति दी गई थी। ये प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? आर्टिकल 343 के तहत ये प्रावधान जोड़ा गया था। इसमें निर्धारित सीमा बताई गई थी कि 15 वर्ष की अवधि संविधान के लागू होने की तारीख से मानी जाएगी, ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 15 वर्ष की अवधि जो होगी वो, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें लिखी गई? आर्टिकल 343 में लिखा गया है हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, लेकिन शुरुआती 15 वर्षों तक आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। संसदीय शक्ति क्या है? तो संसद को 15 वर्ष की अवधि के बाद भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी को जारी रखने का अधिकार था, तो उन्होंने 1963 में एक राजभाषा अधिनियम भी लेके आए। तो राजभाषा अधिनियम कब आया? तो 1963 में आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 ईयर्स। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि द प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है अ बिल पास्ड बाय 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये कथन सही है कि राष्ट्रपति अपने जो पार्लियामेंट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कि 3 पार्ट कौन कौन से? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक होता है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्ट इसलिए है कि वो एक तो संविधान को संसद जो है संसद को आहूत करता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 वो संसद में संबोधन करता है, ठीक है। नंबर 3 इसलिए कि संसद के जो भी कानून, जो भी मतलब बिल हैं, संशोधन है, वो जब तक वैलिड नहीं होंगे जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे दे। तो ये अपना राष्ट्रपति जो होता है इस पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है, बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है कि अ बिल पास्ड बाय 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि वो जब तक दोनों बिल को सहमति नहीं देगा तब तक कोई बिल नहीं बनेगा, इसीलिए वो पार्लियामेंट का पार्ट है। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा और सही जवाब होगा आपका बी, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फिर से फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा है? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो आपने अभी देखा कि इसमें 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इनकी योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो इनकी योग्यता जो है वो निर्धारित की जाती है संसद के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति यह राष्ट्रीय वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, मतलब इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू अ नीति आयोग। नहीं, ये नीति आयोग को सबमिट नहीं करता। अभी हमने देखा था कि ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओनली 1 और बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ ऋण जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में है। पहला स्टेटमेंट लिखा हो गया है सर्वोच्च न्यायालय के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध अधिकार, प्रच्छा, उत्प्रेषण जैसे ऋण जारी करने की शक्ति है जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त है। तो बिल्कुल ये कथन सही है, हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। दूसरा है संसद द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति का उपयोग करने का अधिकार दे सकती है। तो ये कथन भी अपना आप में सही है, तो इसके सही हो जाएंगे, दोनों कथन सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संसद को किसी अन्य न्यायालय को भी अधिकार क्षेत्र में दे सकती है, हालांकि अभी तक ये किसी और को दिया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था अटॉर्नी जनरल के बारे में। इसे भी हमने कल ही देखा था पिछले प्रीवियस वीडियो में। तो अटॉर्नी जनरल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति के रूप में योग्य होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कथन अपने आप में सही है। और दूसरा पॉइंट है अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो हमने जब अटॉर्नी जनरल अच्छे से पढ़ा था तो उसे साफ साफ पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है, प्रसाद पर्यंत उसके प्लेजर पे कार्य करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से तो नहीं हटाया जा सकता। और क्या चीज़ है इसमें? इसका एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि जब भी सरकार कोई गवर्नमेंट है वो चेंज होती है तो ये अटॉर्नी जनरल भी अपना पद से इस्तीफा दे देता है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है वो बेसिकली सरकार से संबंधित होता है, क्योंकि उसी के लीगल वगैरह काम जो है उसी के केस लड़ता है, तो इसलिए ज़रूरी है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में है, ठीक है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विधान परिषद की संरचना पूछी गई है। पहला क्या पॉइंट है, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। पहला पॉइंट ही लिखा गया है। दूसरा है कि किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। तो विधानसभा की संरचना के बारे में तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले कि यदि कोई विधानसभा है तो उसके गठन का आधार क्या है? भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है, ठीक है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त सदस्य एक विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, ठीक है। विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है नंबर 1, नंबर 2 तेलंगाना है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा बिहार है, पाँचवा महाराष्ट्र है और छठा है कर्नाटक। 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अंततः परिषद को समाप्त करने के लिए भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाना बाकी है, ठीक है। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर विधान परिषद को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। आगे अब देखते हैं आर्टिकल 169 क्या है। 169 जो है वो संसद एक विधान परिषद को जहाँ पहले से मौजूद है उसका विघटन कर सकती है और जहाँ पहले से मौजूद नहीं है उसका गठन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा के पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब प्रोसेस क्या होती है कि यदि जहाँ पर मान के चलो जहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसके लिए 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा। ये प्रस्ताव पारित करेगा और इस प्रस्ताव को ये भेजेगा संसद के पास। अब संसद जो है वो अपने साधारण बहुमत के माध्यम से इस प्रकार की कार्यवाही को करती है। फिर आगे लिखा गया है, विशेष बहुमत का तात्पर्य होगा विधानसभा के कुल सदस्य का बहुमत, विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसकी संरचना क्या है? तो इसके गठन के बारे में बताया गया है 169। ये आर्टिकल थोड़े इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद जो 171 है इसके तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बारे में बताया गया है जो 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगी। तो यही आपका क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था कि किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में विचार करना है। विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। और किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ए और दो, दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा गया है और कुछ कि राज्यसभा के समान विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात यह एक स्थायी निकाय है, ठीक है। इसका विघटन नहीं हो सकता। विधान परिषद के एक सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इनकी निर्वाचन पद्धति क्या है? इसमें 1/3 जो होते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल जो राज्य के विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 हो गया विधायकों के द्वारा। इसके अलावा 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका जिला वोट के माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 2/3 हो गए। अब बचे हुए जो 1/3 है उसमें से 1/12 भाग जो है वो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं तथा 1/12 सदस्यों को चुनते हैं कौन? राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातक। अब बच्चे कितने? जैसे आपके जैसे आपके जो यदि कोई एक भाग है तो एक भाग में से 1/3 जो हुए वो कौन करता है? वो राज्य के विधायक करते हैं, ठीक है। राज्य के विधायक 1/3 जो भाग है वो कौन करता है? वो कर रहे हैं आपके स्थानीय निकाय, तो स्थानीय निकाय। अब यदि जो बचा हुआ 1/3 है, इस 1/3 का जो 1/12 भाग है वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं आपके 3 वर्ष से अध्यापन करवा रहे लोग, ठीक है। 1/12 भाग स्नातक से संबंधित और 1/6 भाग जो है वो कौन करता है? वो राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के रूप में व्यापारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। अब राज्यसभा से तुलना कर लेते हैं। तो परिषद की विधायी शक्ति सीमित है। राज्यसभा के विपरीत जिसके पास गैर वित्तीय विधान को आकार देने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं, विधान परिषद के पास ऐसा करने का कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है।
विधानसभाएं परिषद द्वारा कानून के लिए सुझावों और संशोधनों को रद्द कर सकती है। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों के विपरीत एमएलसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जबकि परिषद का अध्यक्ष परिषद के किसी सदस्य के माध्यम से ही चुना जा। परिषद की भूमिका क्या है? ये उन व्यक्तियों की विशेष स्थिति को सुनिश्चित करती है जिन्हें चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जा सकता, जैसे कोई योगदान, जैसे कला विज्ञान में योगदान देने वाले, और जल्दबाजी में किए गए मामलों के फैसले की जांच करती है। तो मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए उतना जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ से इसका आंसर तक पहुँच गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में विचार करना है। राज्यसभा में इसकी 31 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद जो है लोकसभा में चुने जाते हैं, वो भी सही है, दोनों कथन सही है। और ये क्वेश्चन भी आप, ये डायग्राम की थीम लगातार तीसरी बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय के संदर्भ में है। क्या क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सामान्य पद सृजित किए जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि संसद को अपने किसी सदन के सचिवालय की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। एक बार संसद के सचिवालय को डिटेल में पढ़ लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का एक पृथक सचिवालय या स्टाफ होता है। ठीक है, परंतु इस खंड की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पद को सृजन को रोकती है। मतलब कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पद का सृजन कर सकती है। ठीक है, हालांकि दोनों का सचिवालय अलग अलग होता है। तो यही पहला पॉइंट है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए सचिवालय के लिए सामान्य पद के लिए सृजित किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन है, संसद विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ में भर्ती नियुक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित कर सकेगी। तो यही स्टेटमेंट सेकंड नंबर पर लिखा है, ये दोनों कथन सही है। जब तक संसद द्वारा खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति यथाशक्ति लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति से परामर्श के पश्चात लोकसभा राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी में भर्ती तथा नियुक्ति की सेवा शर्तों के विनियमन के लिए नियमन बना सकेगा। इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाए गए किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। ठीक है, अब अगले 16 क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में है। क्या क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें लिखा गया है, इसमें ग्राम स्तर पर वही शक्तियाँ और कार्य होते हैं जिसे राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल के पास होते हैं। पहला। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी शक्तियाँ केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ग्राम सभा वगैरह, वो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आता है। तो यदि आप इस स्टेटमेंट को गलत मान ले तो आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। जबकि सी बिंदु पर लिखा गया है, एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र की सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं और क्या है इसमें। ग्राम सभा भारत में एक शब्द है जिसका इस्तेमाल गाँव के समूह के निवासियों के लिए किया जाता है। गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई है। यह पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ग्रामीण और क्षेत्रों में शासन को विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाते हैं। ग्राम सभा में वे सभी वयस्क शामिल होते हैं जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँवों के मतदाता के रूप में पंजीकृत होते हैं। ग्राम सभा विकास, सामाजिक कल्याण, शासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जिम्मेदार है। और इसके क्या है, ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक गांव विकास योजना बजट को मंजूरी देना, गांव में सरकारी योजना परियोजना कार्यान्वयन में समीक्षा और निगरानी करना शामिल है। भूमि उपयोग, सामान्य संपत्ति संसाधन और से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव करना और जवाबदेह रखना है। ग्राम सभा की शक्तियाँ संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार से नहीं की जाती, इसीलिए विकल्प 2 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय। ये क्वेश्चन भी हूबहू रिपीट हुआ क्वेश्चन है और इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा क्या, द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है। अगला क्वेश्चन है 18, यह अशोक मेहता समिति से संबंधित है। इसे भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में देखा था। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है, राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण विकेंद्रीकरण के लिए पहला ब्लॉक बिंदु होना चाहिए।
तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो उसमें यदि आपने देखा हो तो इसमें 2 स्तरीय प्रणाली की बात की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे दूसरा बिंदु जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक की बात नहीं की गई थी, इनने बात की गई थी जिला स्तर की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा केवल 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र किसको संबोधित करके दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के भारत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला है प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन क्लॉज, दूसरा है डबल जियोपार्डी, तीसरा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, और फोर्थ है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो सबसे पहले आर्टिकल 20 को अच्छे से देख लेते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अब इसमें क्या क्या लिखा गया, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होते हैं आपके सिटीजन शामिल हो जाते हैं, फॉरेनर शामिल होते हैं, लीगल पर्सन जैसे कोई कंपनी वगैरह पे लागू होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस। कौन कौन से 3 प्रोविज़न है? पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट और नॉर। ठीक है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिस समय उसने कोई कृत्य किया है, कोई अपराध किया है, उस कृत्य के लिए जो सज़ा निर्धारित है उसके अलावा उसे और किसी भी प्रकार की सज़ा के माध्यम से नहीं प्रताड़ित किया जा सकता। ठीक है, तो ये वाला तो इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है, नो डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। ठीक है, तो ये आपका ये वाला विकल्प भी यहाँ पे। तीसरा विकल्प है, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोला जाएगा टॉर्चर करके कि आप भाई आपके खुद के खिलाफ गवाही दो। तो देखा जाए तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है वो इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों का हिस्सा है? पहला है बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने और के लिए अभिभावक के रूप में। तो देखा जाए तो बच्चों को जो शिक्षा का प्रावधान था वो आर्टिकल 45 में है, और आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के 41A में भी शामिल है, तो ये तो है। दूसरा है पर्यावरण की रक्षा, तो पर्यावरण की रक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी फंडामेंटल राइट में नहीं है, जबकि ये DPSP के तहत 43A में शामिल है आर्टिकल में। और समान नागरिक संहिता भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता, जबकि DPSP में ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये संबंधित है संयुक्त बैठक से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अध्यक्ष संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो मतलब द स्पीकर प्रिस्क्राइब द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आएगा लोकसभा स्पीकर आएगा वैसे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है 109 आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है? यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो यहाँ पे बताया गया था कि इसमें मनी बिल की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, मनी बिल की क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया होगी, वो आर्टिकल 109 में है, तो ये तो गलत हो गया। और संयुक्त बैठक का भी बताया जा चुका है प्रीवियस में कि वो आर्टिकल 108 में आता है, तो ये दोनों ही कथन यहाँ से गलत हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, अध्यक्ष जो होता है क्या अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की, तो ये कथन अपने आप में सही है, तो इसका सही जवाब होगा केवल 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 109 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यदि बात की जाए संयुक्त बैठक के आर्टिकल 108 की, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है संयुक्त बैठक में? पहला,
यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित होकर दूसरे सदन के पास भेजा जाता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। दूसरा सदन उस विधेयक को यदि अस्वीकृत कर देता है तो पहला मामला। दूसरा मामला होता है कि विधेयक में दिए जाने वाले संशोधन के संबंध में सदनों में अंतिम रूप से सहमति नहीं बन पाती। मतलब यदि कोई लोकसभा ने कोई विधेयक भेजा राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने उसमें कोई संशोधन सुझाए और उसको भेजा वापस लोकसभा के पास और लोकसभा उससे सहमत नहीं होती है तो दोनों में मतलब आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। और तीसरा मामला है कि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख से 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया गया हो। मतलब यदि लोकसभा ने कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा के पास भेजा था और राज्यसभा को 6 माह से अधिक हो गया वो समय तो भी उसने पारित ना किया, तो इन तीनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है। आगे लिखा है, राष्ट्रपति जब तक लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक का समाप्त न हो गया हो, दोनों सदनों को यदि बैठे हो तो संदेश द्वारा या नहीं बैठे हो तो लोक अधिसूचना के द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श करने मतदान करने के लिए संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। बस शर्तें हैं कि कोई बात धन विधेयक पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का संबंध है तो धन विधेयक से है, नहीं संविधान संशोधन विधेयक पर कोई संयुक्त बैठक की जा सकती है। तो 6 माह की किसी अवधि की गणना करते समय उस अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिसके दौरान उस खंड में निर्दिष्ट लगातार 4 दिन से अधिक तक सदन स्थगित रहा हो। जहां राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए आशय की सूचना दे दी है, वहां कोई भी सदन विधेयक पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी भी समय सदनों को अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा। यदि वह ऐसा करता है तो दोनों सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे। आगे लिखा है, यदि विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाए, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान सदन करने वाले बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, वह शर्त है कि संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा संशोधन सहित पारित नहीं किया गया है और उस सदन को नहीं लौटाया गया है जिसमें वह आरंभ हुआ था, तो विधेयक में ऐसे संशोधनों के सिवाय कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जो विधेयक के पारित होने के लिए विलंब का कारण आवश्यक। मतलब इसमें ऐसे संशोधन ही लाया जा सकता है जो पहले विलंब का कारण बना था। ठीक है, उसके सिवाय कोई नया संशोधन नहीं जोड़ा जा सकता। यदि विधेयक इस प्रकार पारित किया गया है और लौटाया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोत्तर संशोधन ही प्रस्तावित किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे अन्य संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे जो उन विषय में सुसंगत हो, इसके अलावा उस पर सहमति नहीं हुई है। इस खंड के अधीन स्वीकार संशोधन के संबंध में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकेगी, उसमें विधेयक पारित किया जा सकेगा भले ही लोकसभा का विघटन हो गया हो, क्योंकि राष्ट्रपति ने 2 सदनों में बैठक बुलाने का आशय अधिसूचित कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हमारे PYQ सीरीज में पॉलिटी के पार्ट समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट अधिक कीजिए। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको और किस सीरीज़ पर इस प्रकार का एनालिसिस चाहिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को यदि ये PDF ठीक लगती है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये PDF चाहिए, तो इसे अपलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।